स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अक्सर आप खबर सुनते रहते होंगे, स्पेशली कोविड आने के बाद से, कि चाइना से बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं वो बाहर निकल रही हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जा रही हैं। कुछ फैक्ट्रीज वियतनाम की तरफ जा रही हैं, कुछ इंडोनेशिया आ रही हैं। अब जैसे कि रिसेंटली खबर आया, एप्पल का बहुत सारा जो प्रोडक्शन है वो चाइना से शिफ्ट करके भारत लाया जा रहा है। देखिए, ये खबर तो सुनते रहते हैं, लेकिन लेट मी टेल यू, एक रियलिटी है जो हम सबको पता होना चाहिए। वो ये है कि अभी भी भारत बहुत ज्यादा, जी हां, मैं कम की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत ज्यादा चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। तो क्वेश्चन यह है कि आखिरकार अभी भी हम चाइना के ऊपर इतना डिपेंडेंट क्यों हैं? ऑल्दो आपने सुना होगा, सरकार ने कई सारे स्कीम्स लाए हैं, चाहे वो PLI स्कीम हो गया, अलग अलग प्रकार के मेक इन इंडिया। उसके बावजूद भी ऐसा क्या, उसका रूट कॉज क्या है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल से समझाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप UPSC 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वाला बैच दोस्तों आपको लेना चाहिए, क्योंकि 20 मई से प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की जो पूरी तैयारी होती है, मेंस वगैरह सब कुछ आपको कराया जाएगा। और खास बात यह है कि अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक होता है 2024 का, तो जो ऑफलाइन प्रिपरेशन होता है मेंस का, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में ले सकते हैं। आपको दिल्ली के स्टडी IQ हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा मेंस की प्रिपरेशन के लिए, रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके साथ साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले तो यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखो, अभी पता होगा आपको, रिसेंटली एक डेढ़ महीने पहले जो 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, आपको पता है 31 मार्च ये एंड होता है फाइनेंशियल ईयर। तो ये जब खत्म हुआ तो जो डेटा सामने आए हैं ट्रेडिंग के, मतलब भारत कौन कौन से देश के साथ कितना ट्रेड करता है, उसमें यह देखने को मिला कि लगातार दूसरी साल US भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। पहले चाइना हुआ करता था, लेकिन पिछले साल US ने टेक ओवर कर लिया, US सबसे बड़ा पार्टनर हो गया ट्रेडिंग के मामले में। और इस साल भी जो 2022-23 का खत्म हुआ है, उसमें भी US सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। कितना बड़ा, ये मैं आपको चाइना के साथ कंपेयर करके बताऊंगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हमारा ट्रेड US के साथ बढ़ रहा है तो ये एक अच्छी खबर है। क्यों? क्योंकि जब हम US के साथ ट्रेड करते हैं तो आपको पता होना चाहिए हमारा सरप्लस होता है, हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, जो सर्विसेज वगैरह है ना, IT सेक्टर वगैरह, हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, इसकी वजह से डॉलर्स भारत में ज्यादा आता है। तो ये एक अच्छी खबर होती है। लेकिन दूसरी तरफ बुरी खबर क्या है? बुरी खबर है चाइना के साथ। चाइना भारत का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। यहां पर आप देख सकते हो कि भारत और चाइना के बीच में जो ट्रेड है वो हुआ है $113 बिलियन। ये मैं बात कर रहा हूं 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका। इसको अगर आप कंपेयर करो 2021-22 से, तो इसमें 1.7% की गिरावट आई है। मतलब 2021-22 में जितना ट्रेड हुआ था चाइना के साथ, उससे थोड़ा सा कम ट्रेड जो है 2022-23 में हुआ है। तो इससे ये सुनकर आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, अच्छी बात है, ट्रेड कम हुआ है। लेकिन याद रखिएगा, जब हम ट्रेड की बात करते हैं तो ट्रेड में दोनों चीजें आती हैं, इंपोर्ट भी आता है और एक्सपोर्ट भी आता है। तो मान लो अगर हमने इंपोर्ट कम किया होता चाइना के साथ, तब तो वो अच्छी बात होती और एक्सपोर्ट ज्यादा किया होता। लेकिन यहां पर क्या हुआ है कि जो गिरावट आई है ट्रेड में, वो ट्रेड में गिरावट एक्सपोर्ट ना करने की वजह से आई है। मतलब पहले हम जितना एक्सपोर्ट किया करते थे चाइना में, हम उतना भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो इंपोर्ट है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। ये मैं आपको आगे और अच्छे से ग्राफ में दिखाऊंगा, बहुत ही अच्छा ग्राफ है, वो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन पिछले साल आप देख सकते हो जो ट्रेड डेफिसिट है बेसिकली, वो यहां पर पिछले 10 साल में डबल हो गया है। ये आप देख पाओगे 2013-14 में जो ट्रेड डेफिसिट था, ट्रेड डेफिसिट का मतलब हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं, कितना इंपोर्ट करते हैं, राइट, उसका बीच का जो डिफरेंस है, तो हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं चाइना से, तो $36 बिलियन का ये ट्रेड डेफिसिट था। और ये बढ़ते बढ़ते और तेजी से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि आखिर क्यों, क्या कारण है? देखो, यहां पर मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊंगा, कुछ एक्शन बताऊंगा कि सरकार के द्वारा जो एक्शन लिया गया है आत्मनिर्भर भारत को, पिछले 4 साल में अगर आप देखोगे ना, तो सरकार ने कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं चाइनीज गुड्स के ऊपर, कि चाइना का गुड्स जो भारत में आता है वो उतना ना आ सके। और इनफैक्ट ऐसा नहीं है, देखो कई लोग ये सोचते हैं कि सरकार ने ये कदम, ये जो गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ, जो कोविड वाला इंसिडेंट हुआ, ये उस समय से स्टार्ट किया। देखो, उस समय से ज्यादा किया है, लेकिन उसके पहले से सरकार
लगातार रिस्ट्रिक्शंस लगाते आ रही है। 2019 के बजट में आप देखिए कई सारे जो कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम है जो चाइना से आता है, एयर कंडीशन, सीडी, डीवीडी, सीआरटी मॉनिटर्स, टीवी डिस्प्ले, इन सब के ऊपर ड्यूटीज बढ़ा दिया था ताकि चाइना से आने वाले सामान महंगे पड़े भारत में। 2020 में जब कोविड का दौर आया तो यहां पर इसको और बढ़ा दिया गया अलग अलग चीजों में, फैन, वाटर हीटर, ओवन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बहुत सारी चीजों के ऊपर जो ड्यूटीज है वो और बढ़ा दिया गया। और जो गलवान वाला क्लैश हुआ था उसके बाद तो हमने बहुत सारा इंपॉर्टेंट निर्णय लिया था। ड्यूटीज तो बढ़ा ही था, लेकिन इसके साथ साथ कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर ये डिपार्टमेंट है, आपको पता है डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उन्होंने ये किया कि जो भी अगर एफडीआई अब आएगा चाइना से, वो स्पेसिफिकली उनको परमिशन लेनी पड़ेगी भारत सरकार से, तभी कोई एफडीआई चाइना से आ सकता है। क्योंकि उस समय एक मुझे याद है जब कोविड का दौर चल रहा था तो उस समय एक एचडीएफसी का मामला आया था कि एचडीएफसी के अंदर जो शेयर होल्डिंग है वो चाइना ने बढ़ा दी है, तो उस समय डर लग रहा था कि क्या यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। इसी को कहीं ना कहीं देखते हुए डीपीआईआईटी ने यहां पर जो एफडीआई पर रिस्ट्रिक्शंस है वो लगा दिया, और इसका मेन मकसद यही था कि चाइनीज इन्वेस्टर भारत के अंदर यहां पर टेक ओवर ना कर सके हमारे कंपनीज के ऊपर। देखो, ऑल्दो अगर आप देखोगे तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में कभी भी चाइना बड़े पैमाने पर उसने भारत में इन्वेस्ट नहीं किया है। 2000 ईयर 2000 से लेकर ईयर 2022 22 साल में अगर आप देखोगे तो चाइना का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे टॉप 20 इन्वेस्टर्स में भी नहीं आता है। लेकिन 2020 के बाद से जस्ट क्या हुआ था, यहां पर चाइनीज इन्वेस्टर्स मौका तलाश रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था भारत में अब अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ने वाली है। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो एसयूवी मेकर है, चाइना की कंपनी है ग्रेट वॉल मोटर्स, वो ऑलमोस्ट तय हो गया था कि ये कंपनी, चाइना की कंपनी भारत के अंदर आने वाली है। लेकिन ये जो रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाया सरकार ने, इसकी वजह से वो भारत में नहीं आ पाई। और उस समय आपको पता ही है नेशनलिज्म वगैरह का पूरा मुद्दा चल रहा था, जिसकी वजह से ग्रेट वॉल मोटर्स भारत में नहीं आ पाई। और इस तरह के और भी कई सारे मेजर्स लिए गए। कलर टीवी, कार टायर, जो मैंने आपको बताया ना, उसको फ्री कैटेगरी से रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया गया। लेकिन ये इतनी सारी चीजें करने के बावजूद, मैंने आपको इतने सारी चीजें बताया, वो करने के बावजूद यहां पर फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं हुआ है। मतलब चाइना के साथ हमारा जो डेफिसिट है वो लगातार बढ़ता गया है। मैं आपको दिखाता हूं इस मैप में, इसको ध्यान से देखिए। ये 2007-8 से लेकर ये पूरा दिखा रहा है। ये जो आप देख रहे हो ना ब्लू कलर, ये दिखाता है ओवरऑल ट्रेड को, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को। और जो पिंक कलर वाला ग्राफ है ये दिखाता है डेफिसिट को। आप साफ साफ देख सकते हो कि डेफिसिट कितना ज्यादा है। मतलब कि हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं चाइना से और एक्सपोर्ट एकदम छोटा सा करते हैं, जिसकी वजह से डेफिसिट बढ़ जाता है। और ये आपको साफ देखने को मिलेगा, ये डेफिसिट। मतलब कि हमने क्या सोचा था, 2020 से जो है डेफिसिट कम होना चाहिए क्योंकि हम रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे थे, लेकिन उल्टा क्या हुआ ये आप देखिए। यहां पर लगातार डेफिसिट बढ़ता गया, ट्रेड बढ़ता गया चाइना के साथ, लेकिन ट्रेड में हमने एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं किया, हमने इंपोर्ट ज्यादा कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि भारत इतना ज्यादा चाइनीज गुड्स को क्यों पसंद करता है। ये क्वेश्चन आएगा ना कि इतना मेजर्स लेने के बावजूद भी क्यों ऐसा हुआ। देखो, अगर हम मशीन्स और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की बात करें, मतलब चाइना के साथ जितना भी हमारा ट्रेड होता है ना, उसमें से लगभग आधा ट्रेड हमारा मशीन्स और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को लेकर होता है। $50 बिलियन से ज्यादा का जो मशीन्स और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है वो हमने 2021-22 में मंगाया था, और ये थोड़ा सा ही कम हुआ है। 2022-23 में आप देखिए हमने फिर से लगभग $48.7 बिलियन का जो मशीन्स और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है वो मंगाया है। तो आखिरकार अगर हम इतना सारा मशीन्स और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस मंगा रहे हैं चाइना से, तो हम उसको भारत में क्यों नहीं बना सकते? भारत में ऐसी क्या दिक्कत है? देखो, इसका सलूशन इतना आसान नहीं है। देखो, एक नेशनलिज्म के बहाव में आ जाना कि हाँ हम सब कुछ भारत में करेंगे, मेक इन इंडिया होगा, सब कुछ कर लोगे। आप एक चीज सोचो ना, मान लीजिए हम बात करते हैं मोबाइल फोन्स की, कि जो सस्ते मोबाइल फोन है, चाइनीज मोबाइल फोन है, सोशल मीडिया से लेकर कमेंट सेक्शन से लेकर आप देखना बहुत से लोग कर देते हैं, मैं तो वो यूज नहीं करता, मैंने फेंक दिया, कुछ वीडियो सामने आ जाती हैं। लेकिन अल्टीमेटली आप सोच के देखिए, जो गरीब आदमी है जिसको मोबाइल आज के डेट में नेसेसिटी हो गया है मोबाइल, अगर वो मोबाइल लेने जाता है तो उसको क्या पड़ी है कि वो चाइना का है कि भारत का है? वो तो क्या देखेगा, बेस्ट से बेस्ट मोबाइल सस्ते दाम पर उसको कौन सा मिल रहा है, और वो दुकानदार वही देता है और वो उसको खरीद लेता है। तो इतना आसान नहीं है आंसर। अब भारत जैसी इतनी बढ़ती आबादी वाला, बढ़ता इकोनॉमी वाला जो देश है, उसको एनर्जी और टेक्नोलॉजी दोनों की आवश्यकता है। अगर हमें सक्सेस होना है तो हमारे पास एनर्जी और टेक्नोलॉजी दोनों होनी चाहिए। देखो, एनर्जी मतलब जो फ्यूल वगैरह है वो हम मिडिल ईस्ट से मंगाते हैं, सऊदी अरब, ईरान, और अब तो आपको पता ही है रशिया से सबसे ज्यादा मंगाने लग गए हैं ऑयल, तो वो तो चलो मामला ठीक है, एनर्जी हम ले लेते हैं। लेकिन
टेक्नोलॉजी का क्या होगा? देखो, आज के डेट में आपको मानना पड़ेगा कि चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, मतलब बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन के मामले में वो आपको चाइना पे ही मिलेंगी। और इसी की वजह से यही कारण है कि हम चाइना के ऊपर निर्भर है। अब मान लो अचानक से मैं कह देता हूं कि नहीं, चाइना से कोई भी गुड्स नहीं आएगा, तो अगर आप उसी गुड्स को भारत में बनाने लग जाओगे तो वो इतना महंगा पड़ेगा कि वो सस्टेनेबल नहीं होगा, आपकी जीडीपी क्रैश हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये एक बेसिक कारण है जिसको आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार क्यों इसमें इतनी प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं हम इस तरह के गुड्स को, अप्लायंसेस को भारत में इतने बड़े स्केल पर नहीं बना पा रहे हैं। क्वेश्चन आपके मन में एक और भी आ सकता है कि क्या पीएलआई स्कीम वर्क नहीं कर रहा है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम? देखो, एक अच्छी बात यह है कि भारत सरकार ने इसको लेकर कदम लिया है कि देश के अंदर ही प्रोडक्शन होना चाहिए, सब्सिडी वगैरह सरकार दे रही है। 2 लाख करोड़ से ज्यादा यहां पर सरकार ने साइड में कर दिए हैं पैसे ताकि इस स्कीम में लगाया जा सके। लेकिन इस तरह के जो प्लान होते हैं ना, वो रातों रात नहीं सक्सेस पाते हैं, इनको कई वर्ष लग जाता है। अभी स्टेप लिया गया है, धीरे धीरे यहां पर अभी सफलता मिलने में, चैलेंजेस को पार पाने में अभी लंबा समय लग जाएगा। अब यहां पर कुछ प्रॉब्लम भी है, जैसे कि मान लो सरकार ने 26,000 करोड़ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए साइड किया था, लेकिन जिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ये पीएलआई स्कीम के तहत पैसा मिलना चाहिए था, अभी तक सरकार ने वो सब्सिडी क्लियर नहीं किया है। क्यों? क्योंकि सरकार का कहना है कि कई सारे कंपनीज ने रूल्स वगैरह का वॉयलेशन वगैरह किया है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है। फिर इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो कि एक मेजर जो एरिया है आज के डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, तो सरकार ने क्या किया, एडवांस बैटरी वगैरह के केस में जो है सरकार ने 18,000 करोड़ पीएलआई स्कीम के तहत उसको साइड कर दिया था। तो ये भी कर रही है सरकार। इसके अलावा अगर हम दूसरे इंपोर्ट की बात करें, ये तो हमने मान लो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह हो गया उसकी बात की, अगर आप दूसरे इंपोर्ट की भी बात करोगे ना, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक केमिकल, ये हमारा तीसरा बिगेस्ट इंपोर्ट है फ्रॉम चाइना। उसका आंकड़ा आप देख सकते हो, 2019-20 में हम ये $7 बिलियन मंगाते थे, उतना का ऑर्गेनिक केमिकल मंगाते थे, और 2022-23 में ये बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 13 बिलियन के आसपास। उसी प्रकार से प्लास्टिक आइटम जो हम पहले $5.6 बिलियन का मंगाते थे, सॉरी पहले $2 बिलियन का मंगाते थे, आज के डेट में वो बढ़कर $5.6 बिलियन हो गया है। इससे आपको समझ में आएगा कि कोई भी जो गुड्स है वो हम चाइना से कम इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, कंक्लूजन यह है कि हमें हार नहीं मानना है। कहने का मतलब, भले ही अभी लग रहा होगा कि जर्नी लंबी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी हम जो कोशिश कर रहे थे उसमें विफल हो गए, ऐसा नहीं है। इसमें टाइम लगता है, क्योंकि अभी पूरी दुनिया भी आप देखोगे ना, उस चीज को समझ रही है कि चाइना के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं हो सकते लंबे समय के लिए। और इसी की वजह से बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारी चीजें भारत में आ रही हैं, लेकिन उसको सक्सेस पाने में अभी थोड़ा सा समय लगेगा। देखो, पॉलिटिकल विल है, हर जगह नेशनलिज्म की बात होती है, लेकिन कहते हैं ना, ओल्ड हैबिट्स इज इजियर सेड देन डन। मतलब अगर आपको सस्ते सामान की आदत पड़ गई है, तो क्या ऐसा तो है नहीं कि आप हर कोई एक महंगा सामान लेना स्टार्ट कर देगा, तो ये समय लगता है इसमें। इंडिया में है सरपास, अभी आपको पता है हम पॉपुलेशन के मामले में चाइना को पछाड़ चुके हैं, लेकिन इकोनॉमी के मामले में पछाड़ने में थोड़ा सा समय लगेगा। यही मैं आपको बताना चाहता था, रियलिटी से रूबरू कराना चाहता था, एंड आई होप कि ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी काफी मदद करेगा ये वीडियो। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट इक्विटी फंड को मैनेज करता है भारत के अंदर? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।